तो पहले हम वो डिस्कस कर लेते हैं जो हमने कल किया है। एक कल हमने आईपीओ के बारे में देखा था, इनिशियल पब्लिक ऑफर। वो कोई भी कंपनी इसलिए लाती है क्योंकि उनको फर्दर कैपिटल रेज करना होता है और अपनी बिजनेस के फ्यूचर ग्रोथ के लिए जो कैपिटल रिक्वायरमेंट होती है वो आईपीओ लाके वो फुलफिल करती है। इसके अलावा आईपीओ लाने के लिए किसी भी कंपनी को सारे जो सेबी की गाइडलाइंस है, रेगुलेशंस हैं, उनको फॉलो करना होता है और उनके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को भी फॉलो करना होता है। और उन्होंने कुछ सेट क्लासेस बनाई हुई है क्योंकि किसके लिए कितनों किस किस क्लास के लिए कितना अलॉट होना ज़रूरी है, जिसमें से 35% जो है रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स के लिए होना ज़रूरी है और 50% जो है वो क्यूआईपीज के लिए, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल पार्टिसिपेंट्स के लिए होना ज़रूरी है, जैसे कि म्यूचुअल फंड्स वगैरह, एलआईसी वगैरह ये सब। और जो रेस्ट है वो अदर्स के लिए है। ठीक है। इसके अलावा हमने अंडर राइटर्स के बारे में पढ़ा था। अंडर राइटर्स कौन होते हैं? जो कि एक ये जो कंपनी कोई भी शेयर्स इशू आईपीओ लेके आती है तो उसमें वो हेल्प कराते हैं। इसके अलावा वो बुक बिल्डिंग इशू में भी हेल्प करते हैं। अलग अलग इंस्टीट्यूशंस को इनवाइट करते हैं और उनसे हेल्प लेते हैं प्राइस डिसाइड करने में। जो हमने प्राइस बैंड बताया था, एक हमारा प्राइस बैंड कल का था 100 to 150 के बीच में। तो ये अलग अलग इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को बुला के उनसे पूछते हैं कि इस कंपनी की आपके अकॉर्डिंग कितनी वैल्यू है, फिर एक प्राइस बैंड डिसाइड करते हैं। हमने कल डिस्कस किया था। इसके अलावा हमने मार्केट कैप के बारे में पढ़ा था कि आज की करंट डेट में आज कितनी वैल्यू है किसी भी कंपनी की। अगर हम आज एक अपनी जो हमारी एबीसी कंपनी ने शुरू की थी, अगर हम उसको आज सेल करने जाएं तो हमें कितना पैसा मिलेगा। तो ये मार्केट कैप के बारे में पढ़ा था हमने। और लार्ज कैप पढ़ा था, स्मॉल कैप पढ़ा था, मिड कैप पढ़ा था। लार्ज कैप टॉप 100 कंपनीज, स्मॉल कैप 100 to 250, और उसके बाद सॉरी मिड कैप और स्मॉल कैप जो 250 के बाद होंगी वो सारी कंपनीज। इसके अलावा हमने एक सेकेंड इशू प्राइस के बारे में पढ़ा था। इशू प्राइस को हम लोग ऑफर प्राइस भी बोलते हैं कि जिस प्राइस पर आईपीओ हम लेके आ रहे हैं तो शेयर्स का एक शेयर का प्राइस कितना होगा वो इशू प्राइस होता है। और कॉमन शेयर्स के बारे में पढ़ा था जिसमें वोटिंग राइट्स होता है उस शेयर होल्डर्स को और इसके अलावा डिविडेंड उसको मिलता है। फिर हमने रेटिंग एजेंसीज का एक बच्चे ने पूछा था, उसके बारे में बताया था कि वो कंपनी को बताती हैं कि वो एक ग्रेड कंपनी है, A+ है, AA है, C है, क्या है, वो ग्रेड ग्रेड देती है किसी भी कंपनी को, रेट करती है उसको। इसके अलावा हमने प्राइस बैंड डिस्कस किया था, वो मैंने बता दिया है। और प्रोस्पेक्टस के बारे में हमने डिस्कस किया था कि उसमें कंपनी की सारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में होता है, जो भी उसकी हिस्ट्री है और एनुअल रिपोर्ट्स उसमें लिखी होती हैं। और इसके अलावा क्यों कंपनी जो है वो आईपीओ लेके आ रही है उसको ऑब्जेक्टिव लिखा होता है। ये सब हमने डिस्कस किया था। आज जो हम लोग डिस्कस करेंगे डे 2 है आज हमारा। क्यूआईपीज के बारे में पढ़ेंगे ये और प्राइवेट प्लेसमेंट, ये उसमें आता है कि किस किस तरीके से शेयर्स जो कैपिटल है वो रेज की जा सकती है। ठीक है। और ओटीसी के बारे में पढ़ेंगे, एक्सचेंज ट्रेडेड मार्केट के बारे में पढ़ेंगे, निफ्टी सेंसेक्स इसके बारे में डिस्कस करेंगे, इंटरेस्ट डिविडेंड के बारे में डिस्कस करेंगे, प्रोमोटर कौन होते हैं, गैप अप ओपनिंग, गैप डाउन ओपनिंग, मार्केट सेशन। तो ये सब चीज़ें हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो ये सब हो गया हमारा प्राइम मार्केट। मैंने बताया न्यू इशू मार्केट होती है जहाँ पहली बार आईपीओ लाया जाता है और ये स्टॉक एक्सचेंज भी बोलते हैं इसको।
एनएससी, बीएससी, जहाँ पे जो पहले ही आईपीओ में लाए गए शेयर्स हैं उनका एग्जिस्टिंग शेयर्स का बाय सेल होता है और उनमें ट्रेड होता है स्टॉक एक्सचेंज के अंदर। ये हमने डिस्कस कर लिया था कॉमन स्टॉक के बारे में कि डिविडेंड्स उसमें दिए जाते हैं, वोटिंग राइट्स मिलते हैं। इश्यू प्राइस क्या होता है, उसको ऑफर प्राइस भी बोलते हैं। लॉट साइज के बारे में डिस्कस किया था कि आपको अगर अप्लाई करना है तो मिनिमम एक लॉट के लिए अप्लाई करना होगा और उसके मल्टीपल के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर के बारे में मैंने बताया था कि अगर किसी कंपनी को आईपीओ लाने के बाद भी फर्दर कैपिटल रेज करनी है, उसको और कैपिटल चाहिए, तो वो एफपीओ लाती है, फर्दर पब्लिक ऑफर। और उसमें या तो वो फ्रेश इशू कर सकती है शेयर्स को या फिर ऑफर फॉर सेल कर सकती है। मैंने दोनों का मतलब बताया था। फ्रेश इशू मतलब कि वो शेयर्स जो अभी तक इशू नहीं हुए हैं, पहली बार इशू हो रहे हैं, ठीक है। ऑफर फॉर सेल जब कोई एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर जो है वो शेयर्स को अपने को सेल करना चाहते हैं, उसको बोलते हैं, ठीक है। तो जब किसी कंपनी का ग्रोथ या फिर कोई कैपिटल रिस्ट्रक्चर को उनको दोबारा मेंटेन करना होता है तो वो फ्रेश इशू लाती है, इसमें रीजंस बताए हुए हैं। इसके अलावा कुछ रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स होती हैं सेबी की उस शेयर होल्डिंग को लेके, उसको फुलफिल करने के लिए कभी कभी ऑफर फॉर सेल का ऑप्शन होता है कि इस तरीके से कैपिटल रेज की जाती है, ठीक है। और प्राइवेट प्लेसमेंट में क्या है कि प्राइवेटली हम लोग जैसे किसी को जानते हैं तो हम लोग उसको शेयर्स इशू करना एक तरीके से, जैसे कंपनी के प्रमोटर्स हो गए, एम्प्लॉयज हो गए और मैनेजर वगैरह हो गए, इन सबको इशू करना। फिर इसमें जो मैक्सिमम लिमिट है वो 50 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ये बोला गया है कंपनीज एक्ट के अंदर। क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट्स जो हैं इसमें प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट के अंदर आते हैं। दो फॉर्म्स होती है इनकी, क्यूआईपीज और प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट। तो ये इसके अंदर आते हैं, ये इस फॉर्म में होते हैं, मतलब कि तो ये जो म्यूचुअल फंड्स हमारे हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, बैंक्स हैं, ये सब क्यूआईपी की कैटेगरी में आते हैं। इनको हम क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स भी बोलते हैं। तो कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है जिससे ये क्यूआईपी बनते हैं। उसके बाद इनके जरिए कोई भी कंपनी प्राइवेट प्लेसमेंट भी कर सकती है, आईपीओ के अलावा इशू कर सकती है शेयर्स इनको, ठीक है। फिर सेकेंडरी मार्केट में कैसे ट्रेड होता है, तो दो तरीके से होता है, ओवर द काउंटर और एक्सचेंज ट्रेडेड मार्केट। ओवर द काउंटर में क्या होता है कि बायर और सेलर दोनों फिजिकली प्रेजेंट होते हैं और आमने सामने एक दूसरे के साथ ट्रेड करते हैं, मतलब ब्रोकर के थ्रू। लेकिन एक्सचेंज ट्रेडेड मार्केट में एक इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म होता है जहाँ पे जैसे जिसे हम स्टॉक एक्सचेंज बोलते हैं, जहाँ पे बायर और सेलर मिलते हैं और ट्रेड करते हैं। यहाँ पे बायर सेलर एक दूसरे को नहीं जानते, यहाँ पे जानते होते हैं। इसके अलावा इन दोनों में डिफरेंस क्या है, यहाँ पे काउंटर पार्टी रिस्क होता है कि सामने वाली पार्टी क्या पता धोखा दे दे, वो नहीं हमें अपने जो प्रॉमिस है उसको फुलफिल ना करे, हमें प्राइस जो है वो हमें उसको पैसा नहीं दे वापस। लेकिन यहाँ पे जो सेटलमेंट होता है वो करता है सेबी, जो है उसको निगरानी रखता है, वो सेटलमेंट का काम करता है। तो यहाँ काउंटर पार्टी रिस्क नहीं होता है, वो गारंटी करता है सेटलमेंट को। इसलिए ये ओवर द काउंटर वाला अभी कम होता है और एक्सचेंज ट्रेडेड वाला ज्यादा है। सब कुछ अब इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हो गया है तो वो सिक्योर भी है। फिर हमने स्टॉक एक्सचेंज का देखा था कि वो प्लेटफॉर्म जहाँ पे बाय सेल होता है सिक्योरिटीज का, उसको हम स्टॉक एक्सचेंज बोलते हैं। फिर हमने बीएससी एनएससी के बारे में पढ़ लिया था कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जो है बहुत ही पॉपुलर स्टॉक एक्सचेंज है। तो अ, आज हम इंडेक्स के बारे में पढ़ेंगे, बीएससी और एनएससी के बारे में, बीएससी और एनएससी के इंडेक्स के बारे में। बीएससी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज दोनों ही जो है मुंबई में है और इसका जो इंडेक्स है हमने पढ़े सेंसेक्स होता है, ठीक है। सेंसेक्स टॉप 30 कंपनीज को लेते हैं। अब ये इंडेक्स का मतलब ऐसे जैसे कि मान लो एक क्लास में 5 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। और हमने एक के मार्क्स आए 10, एक के 20, एक के 5, एक के 15 और एक के 30, ठीक है। और हमें इनकी एवरेज निकालनी है। 80 डिवाइडेड बाय 5, 16, यानी कि 16 के अराउंड ये सब है, मतलब 16 के आसपास ही है ये सब। तो ये बताता है कि किस तरीके से, ऐसे हम इंडेक्स को हम ऐसे ही देखते हैं कि मार्केट का कैसा चल रहा है। ये जो टॉप 30 स्टॉक्स होंगे ना, उनके अकॉर्डिंग हम लगाएंगे कि मार्केट क्या चल रही है। अब ये क्राइटेरिया कुछ भी हो सकता है
और ये डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स में से लिए जाते हैं। हमारे इकोनॉमी में अलग अलग सेक्टर्स है, जैसे कि फार्मा सेक्टर जिसमें सारे मेडिसिन का आता है और ये सब ड्रग्स जो होते हैं, दवाइयाँ होती है, ये सब चीज़ें। फिर एक एग्रीकल्चर हो गया और कंस्ट्रक्शन का हो गया, फिर टेक्सटाइल का हो गया। ऐसे ही करके अलग अलग सेक्टर्स होते हैं, उनमें से उनको अलग अलग तरीके से जो इंडेक्स को मेंटेन करने का भी अलग अलग तरीका होता है। तो उस हिसाब से ये अलग अलग सेक्टर्स में से टॉप कंपनीज को लेते हैं और इंडेक्स बनाते हैं। फिर उनमें जो कंपनीज में मूवमेंट होती है वो हमें इंडेक्स के अंदर शो होती है। फिर उससे हमें पता लगता है कि मार्केट ऊपर जा रही है नीचे जा रही है, जो हम ये बोलते हैं वो इस बेसिस पे पता लगता है। अब इंडेक्स को ये जो बनाने का तरीका बहुत अलग अलग होता है, उसको हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है। तो इसके एक हेल्प ये भी लेते हैं लोग, इसको बेंचमार्क की तरह भी यूज करते हैं कि जिस तरीके से ये इंडेक्स परफॉर्म करेगा उस तरीके से हम लोग उसी के बेसिस पे हम लोग कोई सिक्योरिटीज खरीदेंगे और बेचेंगे। तो कई लोग इस तरीके इसको भी यूज करते हैं। ऐसी एनएससी का जो है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, इसका निफ्टी है, निफ्टी 50 भी हम इसको बोलते हैं। तो ये क्या करते हैं, टॉप 50 कंपनीज को लेते हैं सेम इसी तरीके से, और फिर उनका जो मार्केट मूवमेंट है वो शो करते हैं। उनमें जो चेंजेस आएंगे वो इधर भी शो होंगे एक साथ। अ, समझ में आ रहा है आपको? हेलो? यस मैम। तो ये हो गया इंडेक्स के बारे में कि ये बीएससी एनएससी क्या होता है। जैसे ये अलग अलग उसका बता रहा है ना कि सेक्टर्स का लेके हमें दिखा रहा है। एक ये ऐसे भी कर सकते हैं, किसी एक पर्टिकुलर सेक्टर का ले लिया कि कंस्ट्रक्शन का ही ले लिया, तो उसमें जितनी भी कंस्ट्रक्शन कंपनी है उनमें टॉप कंपनीज को सिलेक्ट करके उसका इंडेक्स बना दिया। जैसे कि हम लोगों ने फिन निफ्टी के बारे में सुना है। तो फिन निफ्टी क्या है, वो जितनी भी फाइनेंस वाली कंपनीज है उनको ले लेते हैं। फिर एक बैंक निफ्टी है। बैंक निफ्टी क्या है, वो जितनी भी बैंकिंग कंपनीज हैं, बैंकिंग सेक्टर की कंपनीज, टॉप कंपनीज को चुन के उसका इंडेक्स बना दिया। फाइनेंस कंपनी की, फाइनेंस सेक्टर की टॉप कंपनीज को चुन के उसका इंडेक्स बना दिया। फिर वो उसके मूवमेंट को शो करेगा, उन कंपनीज में जो मूवमेंट आएगी उसके हिसाब से ये इंडेक्स मूवमेंट शो करेगा, ऊपर और नीचे जाएगा उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये है इंडेक्स के बारे में, ये हो गया। नेक्स्ट एमसीएक्स मैंने बताया था कमोडिटी मार्केट है, जहाँ पे जो मैंने बताया था कमोडिटी का मतलब होता है कि जैसे गेहूं, चावल, सोना, चांदी, इन सब में जो ये जो सामान है इनमें जो मूवमेंट आती है वो हम लोग एमसीएक्स कमोडिटी के अंदर दिखते हैं, और इसमें ट्रेड भी यहाँ पे होते हैं। फिर जब हम लोग इंटरेस्ट और डिविडेंड के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि हम लोग लोन पे पैसे देते हैं या लेते हैं, तो हमें इंटरेस्ट पे करना होता है। कोई भी इंसान लोन देगा तो वो एक्सपेक्ट करेगा ना उसको रिटर्न में कुछ मिले, तो हम उसको इंटरेस्ट देते हैं। उसी तरीके से अगर कोई शेयर्स परचेज करेगा तो उसको क्या बेनिफिट होगा, उसके बदले में उसको डिविडेंड दिया जाता है, कंपनी उसको देती है, ठीक है। और दूसरा उसका क्या फायदा होता है, कैपिटल एप्रिसिएशन। यानी कि जितना मान लो उसने 100 रुपए का शेयर था, उसने 100 रुपए में खरीद लिया और आज उसके प्राइस 200 रुपए है। डिविडेंड जो मिलेगा वो एक अलग चीज है। इसके अलावा जो 100 की वैल्यू 200 हो गई है, वो कैपिटल एप्रिसिएशन में आ गया कि उसकी वैल्यू बढ़ गई है। तो ये दो बेनिफिट्स उसको होंगे, ठीक है। तो डिविडेंड जो देना कंपलसरी नहीं है, मतलब डिक्लेयर करना कंपलसरी नहीं है, हर कंपनी को मैंडेटरी नहीं होता है ये, अगर वो चाहे तो कर सकती है डिक्लेयर इसको। उसके अलावा ये इसकी फेस वैल्यू पे दिया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे हमारा जो एबीसी है उसका जो शेयर प्राइस है करंटली 100 रुपीज चल रहा है, लेकिन इसकी फेस वैल्यू 10 रुपीज ही है। तो ये डिविडेंड 100 रुपीज पे नहीं मिलेगा, ये डिविडेंड 10 रुपीज उसकी फेस वैल्यू के ऊपर दिया जाएगा, ठीक है। उसके अलावा ये रिटर्न है इन्वेस्टमेंट पे जो हमने शेयर्स के लिए किया है। और फेस वैल्यू और मार्केट वैल्यू डिफरेंट टर्म्स है, ये आपको समझ में आ गया होगा कि फेस वैल्यू इनकी इनिशियल वैल्यू तो उसकी थी, मार्केट में इतने पे ट्रेड हो रहा है, मैंने कल बताया था इसके बारे में भी। फिर प्रमोटर कौन होता है? प्रमोटर होता है जिसके दिमाग में सबसे पहले ये आइडिया आया कि कल भी मैंने शायद इसके बारे में बताया था कि मान लो ये जो टाटा नैनो का आइडिया मैंने नैनो के बारे में बताया था मैंने, कि रतन टाटा जी कहीं से जा रहे थे, उन्होंने सोचा कि मिडिल क्लास फैमिलीज के लिए एक ऐसी होनी चाहिए, कि ऐसी गाड़ी होनी चाहिए जो वो अफोर्ड कर पाए, और उन्होंने नैनो का आइडिया सोचा और उसके लिए एफर्ट्स लगाए इसको शुरू करने के लिए, ठीक है। तो वो पर्सन जिसने
एफर्ट्स लगाए हैं और उस आइडिया के बारे में सोचा है, उसको शुरू किया है, तो उसको हम लोग प्रमोटर बोलते हैं। ये प्रमोटर के बारे में हो गया। अब जो ये शेयर्स हैं, इनके प्राइस कैसे डिसाइड होते हैं कि इसका प्राइस का 150 चल रहा है, 175 चल रहा है, तो कैसे किस वजह से चल रहा है? तो यहाँ पे डिमांड एंड सप्लाई का कॉन्सेप्ट आता है। जो इकोनॉमिक्स जिन्होंने पढ़ी होगी उनको ये पता होगा। एग्जाम्पल के तौर पे मेरे पास ये एक पेन है, ठीक है, उसकी रियल वैल्यू 5 रुपीज है और ये एक पेन है बस। खरीदने वाले इसको 5 लोग हैं, तो इसकी रियल वैल्यू 5 है, लेकिन सब पांचों को चाहिए। तो एक कह रहा है कि मैं इसको 6 में खरीदूंगा, दूसरा कह रहा है मैं इसको 7 में खरीदूंगा, तीसरा कह रहा है मैं 9 में, और चौथा कह रहा है 10 में, और पांचवा कह रहा है 12 में। तो रियल वैल्यू इसकी 5 थी, लेकिन इन्होंने बढ़ा के, क्योंकि डिमांड ज्यादा थी, तो वैल्यू 12 रुपये हो गई। क्यों? क्योंकि सप्लाई यहाँ पे कम है और डिमांड ज्यादा है। दूसरी तरफ इसका अपोजिट एग्जाम्पल ले लेते हैं। मेरे पास पेन तो 5 है, लेकिन खरीदने वाला सिर्फ एक ही इंसान है, तो सप्लायर कह रहा है कि मैं आपको 4 रुपए में बेच दूंगा, और 3 रुपए में बेच दूंगा, 2 में बेच दूंगा, 1 1.5 में बेच दूंगा। ऐसे करके उसकी डिमांड कम है और सप्लाई ज्यादा है, तो उसके प्राइसेस कम हो गए। तो यही सेम चीज शेयर प्राइस डिमांड एंड सप्लाई के उसमें ही डिसाइड होते हैं। ये समझ में आया, ये डिमांड एंड सप्लाई वाला कॉन्सेप्ट? Yes, यस sir. मैम। मैम, हाँ जी। मैम बुक बिल्डिंग क्या होता है आपने कल बताया था, हाँ, तो इसी तरह का होता है क्या बुक बुक बिल्डिंग, मतलब शेयर्स की प्राइस के लिए ये नहीं लगाए नहीं, जाते हैं? डिमांड एंड सप्लाई का बोल रहे हो कि डिमांड एंड सप्लाई बुक बिल्डिंग वाला होता है? ओके ओके नहीं, आप पूछ रहे हो, ये मैं बताऊंगी, अभी रुको तो सही। आप ये पूछ ओके रहे हो? मैम। अच्छा, समझ में आ गया आपको? यस यस मैम। ओके यस। ओके ओके ओके। बुक बिल्डिंग वाला जो है, अलग अलग इन्वेस्टर्स को बुलाया गया। इसने बताया कि 5 रुपए रखना चाहिए, इसने बताया यस 10, मैम। इसने बोला 15, तो हमने एक रेंज डिसाइड की थी वो, और वो आईपीओ लाते वक्त थी। ये जो शेयर प्राइस चल रहे हैं ना, ये ओके आईपीओ आने के बाद जो सेकेंडरी मार्केट में ट्रेड हो रहा है ओके शेयर्स का, तो यहाँ पे इस बेसिस पे डिसाइड होता है डिमांड एंड सप्लाई के पे। जो हम लोग देखते हैं ना कि आज इतना बढ़ गया, इतना गिर गया, तो वो डिमांड एंड सप्लाई, वो बायर और सेलर है जो उसमें चेंजेस ला ओके रहे हैं, ओके ओके है ना? ठीक है, ओके। फिर आता है डीमेट अकाउंट। हम ओके लोग, मैम। हाँ जी, अंडरस्टूड। ओके ओके। तो डीमेट अकाउंट वो अकाउंट होता है जहाँ पे हम लोग शेयर्स खरीद के होल्ड करते हैं। होल्ड करने के लिए खरीद लिए, तो डी तीन तीन अकाउंट होता है: डीमेट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट। सेविंग अकाउंट हम सबको पता है, हमारे पैसे उसमें सेव होते हैं। फिर डीमेट अकाउंट में हम लोग जो शेयर्स हमने खरीदे हैं उसको हम लोग होल्ड करते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट वहां जहां पे बाय सेल करते हैं अपने सिक्योरिटीज का, अपने शेयर्स का। ठीक है? डीमेट अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट का मतलब समझ में आया? वो जिसके थ्रू शेयर्स जो है खरीदे बेचे जा सकते हैं। मैम डीमैट का बताइए ना फिर से। हम लोग ये शेयर्स कैसे खरीद सकते हैं? हम शेयर्स के बारे में पढ़ रहे हैं, हमें लग रहा है कि जो हमारी ये जो एबीसी कंपनी है ना, वो अच्छा परफॉर्म कर रही है। ठीक है, अब मुझे इसके शेयर्स खरीदने चाहिए। मैंने इसके बारे में स्टडी की। चलो एबीसी का नहीं, अपना रिलायंस का एग्जांपल ले लेते हैं कि रिलायंस के शेयर्स मुझे खरीदे, तो हम कैसे खरीदेंगे? हम उसको ट्रेडिंग अकाउंट खुलवाना पड़ेगा, उसके थ्रू हम लोग इसके शेयर्स को खरीद सकते हैं। ठीक है? अब खरीदने के बाद उनको होल्ड करने के लिए डीमेट अकाउंट होता है कि उसमें वो रहेंगे। हमने वो शेयर्स खरीदे, फिर T+1 के सेटलमेंट डेट होता है, ट्रेडिंग डे, यानी कि मैंने आज किया 15 तारीख प्लस कल की तारीख 16, तो वो मेरे अकाउंट में, डीमेट अकाउंट में शो होने लगेंगे पोर्टफोलियो के अंदर कि आपने ये शेयर खरीदा है। ठीक है, आया समझ में डीमेट अकाउंट क्या होता है? हेलो, आया यस समझ में? मैम। Yes, हाँ sir. जी, हाँ जी, ओके। यस मैम, वो 15 और 16 डेज मतलब वो अकाउंट बंद किया जाता है क्या, मतलब हो? ये मैं डेट बता रही थी, आज 15 तारीख है ना, कल 16 है, तो मैं वो हाँ एग्जांपल दे रही थी। ओके अकाउंट ओके बंद नहीं किया जाता। T+1 जो है ना, सेटलमेंट डेट होती है। इसमें क्या है कि मान लो मैंने आज शेयर खरीदा है, तो वो शेयर मुझे यस आज खरीदने पे आज ही नहीं मिलता है। इसको टाइम लगता है सेटल होने पे। हमने खरीदने का ऑर्डर दे दिया, बाय ऑर्डर मैंने प्लेस कर दिया, तो अब वो कहीं पे वो यस सेलर भी होगा जो सेल ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं, तो ये सेटलमेंट में 1 दिन का वक्त लगेगा, ट्रेडिंग डे का +1 डे। ये आएगा ओके आगे कॉन्सेप्ट। ओके ओके
करेंगे डिस्कस इसको भी, ठीक है। फिर सेविंग अकाउंट तो पता ही है हम सबको क्या होता है, उसमें हमारे पैसे सेव होते हैं। फिर एक कॉन्सेप्ट है कॉन्ट्रैक्ट नोट का। कॉन्ट्रैक्ट नोट क्या है? ये एक टाइप की रिसिट है कि हम लोग ट्रांजेक्शन की, कि हमने क्या ट्रांजेक्शन किया है, बाय सेल किया है, ये सब की, और 24 आवर्स के अंदर ये हमें इशू करना कंपलसरी है सेबी की गाइडलाइंस के हिसाब से। लीगल रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजेक्शन हम इसको बोलेंगे, ठीक है। इसमें सभी डिटेल लिखी होती है कि आपने बाय किया है, सेल किया है, कितनी क्वांटिटी में ट्रेड किया है, किस प्राइस पे किया है, किस टाइम पे किया है, ठीक है। सब कुछ सारी डिटेल्स हमें इस कॉन्ट्रैक्ट नोट के अंदर मिल जाएगी, हमारी ये ईमेल आईडी पे आती है, ठीक है। जो हमने जिसके डीमेट अकाउंट खुलवाते वक्त जो ईमेल आईडी डाली होती है, उस पर ये कॉन्ट्रैक्ट नोट आ जाते हैं। और एक पासवर्ड प्रोटेक्टेड होता है ये, इसमें का जो पैन कार्ड होता है उसका नंबर डालना होता है, फिर ये खुल जाता है, आपको कॉन्ट्रैक्ट नोट शो होने लगता है। उसमें जितनी भी आपकी डिटेल्स हैं कि आपने कौन सा शेयर खरीदा है, उस कंपनी का नाम, आपने खरीदा है, बेचा है, कितनी क्वांटिटी में खरीदा बेचा है, सब कुछ इसमें डिटेल्स दिखाई देती है, ठीक है। और 24 घंटे के अंदर वो हमें भेज दिया जाता है। फिर सेटलमेंट डेट मैंने आपको बताया, तो इसका मतलब मैंने बताया कि अगर आपने आज प्लेस किया है ऑर्डर, तो कोई सेलर भी होगा तो ये सेटल करना होता है एक दूसरे के साथ, तो ये काम करते हैं ये एक्सचेंज ये काम करता है, ठीक है। तो इसमें टाइम लगता है, तो वो पहले T+2 था, अब T+1 हो गया है। पहले ट्रेडिंग डे प्लस 2 दिन एक्स्ट्रा, और अब 1 दिन ही लगेगा। इवन पहले क्या होता था, जब ये इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म नहीं था, तो लोग कैसे करते थे, उनको 30 दिन तक लग जाते थे कि पहले जो जिसको शेयर्स बेचने हैं वो ब्रोकर के पास जाएगा। ब्रोकर कौन होता है? जैसे कि अपस्टॉक्स, ज़ीरोधा, रेलिगेयर, ये सब ब्रोकर्स हैं जिनके थ्रू हम लोग ये सिक्योरिटीज को बाय सेल करते हैं, ठीक है। एक सेकेंड। तो उसके बाद वो जो ब्रोकर है वो कंपनी के पास जाएगा, एक शेयर सर्टिफिकेट होगा। शेयर सर्टिफिकेट होता है जिसमें कंपनी का नाम लिखा होता है, शेयर होल्डर जो जिस शेयर खरीद रहा है उसका नाम लिखा होता है, क्वांटिटी लिखी होती है, सारी डिटेल शेयर सर्टिफिकेट में लिखी होती है। वो कंपनी के पास जाएगा, इसमें नाम चेंज कराएगा, फिर वो बायर के पास जाएगा जो खरीदना चाहता है इसको। तो इस प्रोसेस में बहुत टाइम लगता था, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म नहीं था, तो T+30 डेज तक होते थे उस टाइम। तो इस डिजिटल लाइफ होने की वजह से हमारी कितना ज़्यादा चेंजेस आया कि T+1 तक हो गया है। इस बीच में क्या होता था, कभी कभी ऐसा हो सकता था कि जो बायर है या सेलर है उसकी डेथ हो गई, ब्रोकर पैसे खा गया, अपने नाम पे शेयर्स ले लिए, ऐसी चीज़ें भी होती थी। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए ये इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म लाया गया था। तो सेटलमेंट डेट के बारे में ये हो गया कि T+1 होते हैं। फिर एक कॉन्सेप्ट है लेटेस्ट ट्रेडेड प्राइस। मैं आपको एक साइट बताती हूँ, moneycontrol.com। इस पे आपको ना शेयर्स की सारी डिटेल्स मिल जाएगी। एग्जांपल के तौर पे मैं TCS का सर्च करती हूँ, नेट शायद स्लो है। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। देखो इसका शेयर प्राइस यहाँ पे शो हो रहा है कि ये 3,198 रुपये का है, ठीक है। और आज की डेट में कितना डाउन गया है? 0.50% डाउन गया है, 16 रुपये ये शो हो रहा है। कंपनी का नाम, BSE पे कितना प्राइस है, NSE पे कितना प्राइस है, थोड़ा ही डिफरेंस होता है, लगभग सेम ही होता है दोनों पे, ठीक है। फ्यूचर ऑप्शन से बड़ा ज़्यादा भारी कंसेप्ट है, हम उसको कभी आगे क्लासेस ली तो डिस्कस करेंगे। वैसे तो बच्चे अभी से इतने कम हो गए हैं क्लास में, तो लग तो नहीं रहा है अभी तक चलेंगे क्लासेस, ठीक है। इसके अलावा इसमें और भी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी कि ओपन कितने पे हुआ था। ओपन मतलब कि आज जब जैसे कि मार्केट सेशन एक कॉन्सेप्ट है, पहले मैं वो ही पढ़ा देती हूँ। मार्केट सेशन होता है, एक सेकेंड, हमारा 9 से 3:30 बजे तक मार्केट टाइमिंग होता है,
ठीक है। इसमें से भी 9-15 9 से लेके 9-15 तक प्री ओपनिंग मार्केट सेशन हम इसे बोलते हैं। उसके बाद एक्चुअल मार्केट आवर्स शुरू होते हैं। ये जो प्री मार्केट ओपनिंग सेशन है ना, ये जितनी भी हैवी फ्लक्चुएशंस होती हैं उनको अडॉप्ट करता है, उनको झेलता है। इसके अलावा जैसे कि इसमें भी 9 से 9-7 तक ऑर्डर प्लेसमेंट होती है, जो लोगों ने एक होता है AMA, आफ्टर मार्केट ऑर्डर्स। मार्केट हमारी 3:30 पे बंद हुई, ठीक है। उसके बाद भी जैसे हर कोई तो ऐसे नहीं होता ना खाली कि हम दिन में कभी भी ट्रेड कर लें। कई लोग बिजी होते हैं तो उनको शाम को टाइम मिलता है, उनको कोई शेयर लॉन्ग टर्म के लिए खरीदना है तो बाद में भी ऑर्डर प्लेस कर देते हैं, लेकिन एग्जीक्यूट होता है यहाँ पे 9 अगले दिन 9 से 9-7 के बीच में। तो यहाँ पे कई लोग 9 बजते ऑर्डर प्लेस करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो लोग ऑर्डर प्लेसमेंट होता है 9 से 7 तक। उसके बाद 9-8 से लेकर 9-11 तक मैचिंग ऑर्डर, तो सब जितने भी ये फ्लक्चुएशंस हैं उनको एब्जॉर्ब किया जाता है। ये सब इसलिए किया जाता है जिससे कि जो इन्वेस्टर्स है ना उसको भारी लॉस ना हो, कि अगले दिन एकदम मार्केट हाई पे खुले या लो पे खुले तो किसको बहुत ज्यादा लॉस ना हो जाए, उसको सोचने का टाइम मिल जाए और फ्लक्चुएशंस जो है उनको स्टेबल कर दिया जाए। 9 से 12 से 9-15 तक स्टेबिलिटी आ जाती है मार्केट में, ठीक है। 9-15 उसके बाद 9-15 से 3:30 तक जो है मार्केट आवर्स होते हैं, उसमें सभी इन्वेस्टर्स के लिए होते हैं। आप खरीद सकते हो, बेच सकते हो, ट्रेड कर सकते हो शेयर्स में। फिर 3:30 से 4 बजे तक पोस्ट मार्केट आवर्स होते हैं, इसमें सिर्फ ब्रोकर्स पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। मान लेते हैं किसी ने शेयर खरीदा तो, लेकिन उसको सेल करना भूल गया, और किसी ने सेल किया लेकिन बाय करना भूल गया। अब ये तो पता है कि हम लोगों ने जो चीज खरीद रखी है हम उसको सेल कर सकते हैं, लेकिन स्टॉक मार्केट के अंदर एक अच्छा कॉन्सेप्ट ये भी है कि जो चीज हमारे पास है नहीं हम उसको पहले सेल करके फिर बाय कर सकते हैं। समझाती हूँ कैसे। कि मान लो किसी TCS का भी हमने एग्जांपल लिया, उसका 13,000 प्राइस लेके चलते हैं, 13,000 का प्राइस था। तो हमने इसको 13,000 पे ही खरीदा और 13,500 पे मैंने इसको सेल कर दिया। ये तो ठीक है, नॉर्मल सी चीज है। अब मुझे, क्योंकि मुझे लग रहा था मार्केट डाउन जाएगी इस वजह से मैंने ये चीज की। अब मुझे लग रहा है कि मार्केट अप जाएगी इसलिए मैंने ये चीज किया। मार्केट डाउन जा सकती है कि प्राइस गिरेंगे शेयर्स के, ठीक है। तो अब मैं इस चीज का भी फायदा उठा सकती हूँ। मैंने क्या किया, 13,500 पे इसको सेल कर दिया और वापस 13,000 पे इसको बाय कर लिया। यहाँ पे भी मुझे 500 का प्रॉफिट होगा। ये वाला कॉन्सेप्ट समझ में आया? हेलो। यस मैम। हाँ, कहेंगे हम इसमें शॉर्ट मैम एक बार रिपीट कर दो। हाँ मैं करती हूँ। इसको शॉर्ट सेलिंग भी बोलते हैं, यानी कि फर्स्ट सेल देन बाय। पहले हमने देखो हमने क्या किया, मुझे लगा कि TCS के प्राइस आज ऊपर जाएंगे। करंट प्राइस इसका 13,000 था, मैंने इसको खरीद लिया, ठीक है। और 3:30 बजे तक इसका प्राइस 13,500 हो गया, मैंने इसको सेल कर दिया। इंट्राडे ट्रेडिंग की, यानी कि जिस दिन उसी दिन खरीद के उसी दिन बेच दिया, ऐसे किया मैंने। यहाँ पे मुझे 500 रुपए का फायदा हो गया। 13,000 में खरीद के मैंने 13,500 में सेल कर दिया, ठीक है। लेकिन अब मुझे लग रहा है कि जो मार्केट है वो डाउन जाएगी, यानी कि अगर 13,000 इसके प्राइस चल रहे हैं ना, तो ये 12,500 तक आ सकती है। तो मैं इसका कैसे फायदा उठाऊं? तो मैंने पहले इसको सेल कर दिया सुबह 9 बजे, 9:30 बजे या फिर, और 12,500 में इसको 3:30 बजे बाय कर लिया वापस। तो यहाँ पे भी मैंने 500 का प्रॉफिट कमा लिया। जो चीज मेरे पास नहीं थी वो भी मैंने सेल कर दी। एग्जाम्पल ऐसे लेके चलते हैं कि A है, B है और C है। B जो है वो C से कहता है कि मेरे पास एक कार है, तुम इसे खरीदोगे क्या, मैं इसको 1 लाख में बेचूंगा। इसने कहा ठीक है खरीद लो, लेकिन एक्चुअल में B के पास कोई कार थी ही नहीं। लेकिन उसने क्या किया कि उसने कहा था कि मुझे एक दिन जैसे आज तारीख 15 है, मुझे 17 तारीख तक वो कार चाहिए। तो इसने 2 दिन के अंदर वो कार A से खरीद ली 80,000 रुपए में, और उसको 1 लाख रुपए में बेच दी। तो 20,000 रुपए का फायदा B को हो गया। मतलब पहले उसके पास वो चीज नहीं थी, लेकिन बेचने के बाद उसने खुद भी खरीद ली और उसको सेल कर दी कम पे खरीद के। अब ये तो वो सिचुएशन होगी जैसा हमने सोच के चले। हो सकता है कि जब अब मैंने यहाँ पे सोचा था कि मार्केट ऊपर जाएगी, लेकिन मार्केट ऊपर नहीं गई। 13,000 पे मैंने खरीदा, 13,500 वो नहीं हुआ। मान लो वो हो गया 12,900 हो गया। अब मुझे 100 रुपए का नुकसान होगा। इसी तरीके से सेम यहाँ पे मार्केट मैंने सोचा था कि नीचे जाएगी और ऊपर चली गई, 13,000 से वो 13,200 हो गई। तो यहाँ पे भी मुझे 200 रुपए का नुकसान होगा।
ये मुझे पे करने होंगे। शॉर्ट सेलिंग में सबसे जो मेन चीज़ है वो ये है कि आपको पोजीशन उसी दिन स्क्वायर ऑफ करनी पड़ेगी जिस दिन आपने वो शेयर खरीदा है, यानी कि आज ही खरीद के आपको आज ही बेच के आपको आज ही खरीदना पड़ेगा सारी। जैसे कि अगर आपने बाय किया हुआ है तो सेल करना है, सेल करना है तो बाय, सेल किया हुआ है तो बाय करना है, इसको हम स्क्वायर ऑफ करना बोलते हैं। तो शॉर्ट सेल में आप उसको होल्ड नहीं कर सकते हो, आपको सुबह उसको बेच के शाम को खरीदना ही पड़ेगा। इन केस आप भूल जाते हैं कि यार मैंने शेयर सेल करके रखा है, इंट्राडे पोजीशन ले रखी है, लेकिन मैं बाय करना भूल गया, मैं किसी काम में लग गया था, 3:30 बज चुके हैं, मार्केट आवर्स हमारे खत्म हो गए इन्वेस्टर्स के। तो उस केस में आप पर सेबी पेनल्टी लगा सकती है। तो आप क्या करते हो, अपने ब्रोकर को कॉल करते हो, बोलते हो यार ऐसे ऐसी प्रॉब्लम हो गई है, मैं क्या करूं, क्योंकि पेनल्टी तो लगेगी ना आपके ऊपर, आपको पेमेंट करनी पड़ेगी इस चीज की। तो ब्रोकर क्या करेगा, अब 3:30 से लेके 4 बजे तक ब्रोकर्स का टाइम होता है ये, तो इसमें वो दूसरे ब्रोकर से नेगोशिएट करेगा और आपका जो वो शेयर है उसको बेच देगा। अब वो कम पे भी बिक सकते हैं, ज्यादा भी बिक सकते हैं, वो आपका डिपेंड करते हैं। इसमें भी आपको जो प्रॉफिट होगा वो आपको नहीं मिलता है। इसमें जो प्रॉफिट होता है वो एक इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड में जाता है, आईपीएफ, आपको नहीं दिया जाता है प्रॉफिट। और लॉस होता है तो वो आपको ही पे करना पड़ेगा, इसकी ये कंडीशन होती है। ये वाला कंसेप्ट समझ में आया? Yes, ma'am. बट मैम जो सेटलमेंट डेट है अकाउंट में आने की शेयर्स 1 डे है ना? वो 1 डे है। उस केस में अगर आप शेयर, देखो मैं बताती हूँ, एक चीज बताती हूँ आपको। यस। हाँ देखो, एक होता है इंट्राडे, एक होता है शॉर्ट टर्म, एक होता है मीडियम टर्म, एक होता है लॉन्ग ड्यूरेशन, ठीक है। अब इंट्राडे क्या है कि मैंने उसी दिन खरीदा और उसी दिन बेच दिया, ये इंट्राडे होता है, उसको हम ट्रेडिंग करते हैं इसमें हम लोग, कि आज ही खरीद के आज ही बेच दिया। शॉर्ट टर्म होते हैं 3 मंथ्स, 2 days to 3 मंथ्स तक होता है, कि इस टाइम पीरियड तक मैं शेयर को होल्ड करना चाहती हूँ, ट्रेडिंग नहीं करना चाहती हूँ उसमें, उसको खरीद के अपने पास रखना चाहती हूँ शॉर्ट टर्म के लिए। मीडियम टर्म होता है 3 months to 1 year तक, 1 साल के अंदर अंदर मैं उसको होल्ड करना चाहती हूँ। और लॉन्ग ड्यूरेशन 1 साल के बाद का जितना होता है, 1 साल, 2 साल, 3 साल, तो वो लॉन्ग ड्यूरेशन हो गया। अब इंट्राडे में क्या है कि हमने वो शेयर होल्ड किया ही नहीं, सुबह खरीदा और शाम को बेच दिया, सुबह बेचा और शाम को खरीद लिया, तो वो पोजीशन जो है वहीं पे रही, स्क्वायर ऑफ कर दी ना, तो शेयर्स मिलेंगे क्योंकि हमने होल्ड ही नहीं किए। लेकिन शॉर्ट टर्म के में मैंने आज खरीदा और मैं 3 महीने बाद उसे बेचूंगी, तो मुझे वो होल्ड करने की जरूरत होगी ना, तो मैं उसे कहाँ होल्ड करूंगी, अपने डीमेट अकाउंट में। फिर वो होल्ड करने के लिए मुझे शेयर कब अलॉट होगा, T+1 सेटलमेंट टाइम में। आया समझ में अब ये? यस मैम, यस समझा। ओके ओके, ये हो गया उसके बाद 4 से लेके 9 तक आफ्टर मार्केट आवर्स होते हैं, जिसमें आफ्टर मार्केट ऑर्डर्स एग्जीक्यूट होते हैं। मैंने बताया ना कि अ, ये AM आएगा यहाँ पे, सॉरी, यहाँ PM लिख रहा है। तो अब जो 4 बज गए हैं, आज शाम के 4 बजे, और कल 9 बजे तक आप ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं, लेकिन वो एग्जीक्यूट कब होगा, इस टाइम पे, इस पे 9:08 से 9:11 के बीच में। ये वाला कॉन्सेप्ट समझ में आया? फिर ये आफ्टर मार्केट ऑर्डर्स के बारे में और लिखा, यहाँ पे लिखा हुआ है 4 से लेकर 9 बजे तक आप लोग इसको ऑर्डर प्लेस करते हैं इनके बीच में, लेकिन वो एग्जीक्यूट होता है अगले दिन 9:15 तक, ठीक है। इसके अलावा ये शेयर प्राइस को अफेक्ट करते हैं। अब मैं वो बताती हूँ जो मैं आपको उसमें दिखा रही थी। ये मैंने ओपन बताया कि आज शेयर जो है हमारा कितने पे ओपन हुआ है। एक सेकेंड, कोई 98 क्यों दिखा रहा है? देखो ये आज हुआ ओपन 2284 रुपए पे। अब इसका आज कितने पे क्लोज हुआ है, 2237 रुपए पे, ये यहाँ पे। और कल कितने पे क्लोज हुआ था वो बता रखा है कि कल हुआ था 2275 रुपए पे आज, और आज ओपन हुआ था 2284।
इन दोनों में डिफरेंस देख रहे हो, प्राइस डिफरेंस 9 रुपए का प्राइस डिफरेंस है। जब ये कल 4 बजे 2275 पे क्लोज हुआ है, तो आज सुबह इतने पे खुलना चाहिए था ना। लेकिन ये प्राइस डिफरेंस किसकी वजह से आया? वो आफ्टर मार्केट ऑर्डर्स की वजह से, या फिर जो 9 से लेकर 9-7 के बीच में, मेन तो आफ्टर मार्केट आर्ट्स जो हुए थे, उसमें जो ऑर्डर प्लेस हुए थे उसकी वजह से 9 रुपए का डिफरेंस आया है। ये समझ में आया कैसे है? इतने पे ये ओपन इसलिए नहीं हुआ है Yes, ma'am. हाँ। इसके अलावा वॉल्यूम्स, यानी कि जो नंबर ऑफ शेयर्स एक्सचेंज इन हैंड्स, आज कितने जो शेयर्स हैं खरीदे बेचे गए हैं, तो वो वॉल्यूम्स बताता है। ठीक है, वैल्यू लैक्स में बता रखी है उसकी। और जो काम की चीज है इसमें हाई, यानी कि आज कितना हाईएस्ट पे गया है। अब क्लोज तो हुआ है ये, क्लोज दिखा रखा है इसमें, ऊपर देखा था ना, क्लोज हुआ है 2237 पे, लेकिन आज का हाई कितना गया था, यहाँ पे भी दिखा रखा है। आज का हाई गया था 2298 तक, और आज का लो कितना है 2227, यानी कि मिनिमम जो प्राइस गए थे वो इतने पे गए थे और मैक्सिमम इतने पे गए थे और क्लोज इतने पे हुआ है, ये बता रखा है। फिर इसमें 52 वीक्स का हाई, यानी एक साल में कितना हाई रहा है और एक साल में कितना लो गया है। ठीक है, इसके बारे में बता रखा है। तो अभी ये अपने लो पे चल रहा है बिल्कुल, ये आप देख पा रहे हो तो। और वॉल्यूम्स कितने ट्रेड हुए हैं, ये कॉन्सेप्ट है बिड आस्क का। बिड मतलब कि बेस्ट बाइंग प्राइस, आस्क मतलब बेस्ट सेलिंग प्राइस। तो कभी हम ये लाइव देखेंगे तो बताऊंगी इसके बारे में, ये कॉन्सेप्ट भी कवर करेंगे। उसके बाद गैप अप ओपनिंग और गैप डाउन ओपनिंग। अब जो हमने ये देखा कि एक सेकेंड, ये प्रीवियस डे क्लोज तो हुआ था 2275 पे, लेकिन आज ओपन हुआ है 2284। लेकिन इसका मतलब क्या हुआ कि कल से ज्यादा पे ओपन हुआ है, यानी कि गैप अप ओपनिंग। ग्रीन का एक साइन बनेगा इस तरीके से, ये ग्रीन कलर का है। तो इसमें ऊपर पे प्राइस ओपन होना, प्रीवियस डे का जो क्लोज था उससे ज्यादा पे ओपन होना। और अगर प्रीवियस डे के क्लोज से कम पे ओपन हुआ है उसको हम लोग गैप डाउन ओपनिंग बोलेंगे। ठीक है, जो रेड कलर का साइन होगा। ये समझ में आया, गैप अप गैप डाउन। यस मैम। Yes, ma'am. तो अभी हमने जितना किया है हम उस सबको एक साथ रिवाइज करते हैं, है ना। कोई डाउट है आपको, पूछने है कुछ? No, ma'am. ओके, तो हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं जितना हमने आज किया है। एक हमने प्राइवेट प्लेसमेंट के बारे में पढ़ा कि प्राइवेट प्लेसमेंट में क्या होता है। हम लोग जिनको जानते हैं प्राइवेटली, यानी कंपनी जिसको प्राइवेटली जानती है उसको शेयर्स इशू करती है। जैसे कि कौन कौन, एम्प्लॉयज हो गए, उसके प्रमोटर्स हो गए, ठीक है, मैनेजर हो गया, या फिर QIPs हो गए, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल पार्टिसिपेंट, जो कि सेबी की कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है उसको फिलफिल करके बनते हैं। जैसे कि ये म्यूचुअल फंड्स हो गए, LIC, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, और बैंक्स हो गए, ये सब जो है क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल पार्टिसिपेंट है, जिसको हम लोग क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स भी बोलते हैं। तो ये प्राइवेट प्लेसमेंट का एक प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट इनको दी जाती है। और इसके अलावा हमने OTC ओवर द काउंटर मार्केट के बारे में पढ़ा, जिसमें क्या होता है, जो बायर और सेलर जो है आमने सामने बैठ के जितने भी टर्म्स हैं वो सब डिसाइड करते हैं। और इसमें सबसे ज़्यादा जो इसकी डिमेरिट है वो ये है कि इसमें काउंटर पार्टी रिस्क होता है, कि सामने वाला फ्रॉड कर दे हमारे साथ, कोई गारंटी नहीं होती है। ठीक है, और यही जो चीज़ है उसकी गारंटी देता है हमें एक्सचेंज ट्रेडेड मार्केट, जो कि हमारा ये स्टॉक एक्सचेंज वगैरह है, इसकी गारंटी लेता है सेटलमेंट की। उसके अलावा काउंटर पार्टी रिस्क भी इसमें नहीं होता है, इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म्स होते हैं ये। और निफ्टी सेंसेक्स के बारे में हमने पढ़ा, इंडेक्स होता है ये, और एज अ बेंचमार्क इसको काफ़ी जो लोग हैं, कंपनीज है, वो यूज़ करती है इन्वेस्टमेंट पर्पज से, कि अगर मार्केट ऊपर जा रही है नीचे जा रही है, निफ्टी ऊपर जा रही है नीचे जा रही है, सेंसेक्स ऊपर जा रही है नीचे जा रहा है, उस हिसाब से हम देखते हैं कि मार्केट ऊपर जा रही है नीचे जा रही है। तो इस बेसिस पे हम लोग डिसाइड करते हैं कि हमें किस उस सेक्टर में इन्वेस्ट करना है नहीं करना है। तो ये कैसे होता है
ये अलग-अलग सेक्टर्स में से अलग-अलग टॉप की कंपनीज़ लेते हैं। फार्मा सेक्टर हो गया, एग्रीकल्चर सेक्टर हो गया, टेक्सटाइल हो गया और एविएशन हो गया, बहुत सारे कंस्ट्रक्शन हो गया, अलग-अलग सेक्टर्स में से टॉप की कंपनीज़ लेंगे। ये टॉप 30 लेगा, ये टॉप 50 लेगा और उनके बेसिस पे प्राइस मूवमेंट होगी इनके अंदर, ठीक है? तो वो मार्केट का हाल बताते हैं। हम बोलते नहीं आज मार्केट ऊपर गई है, आज मार्केट नीचे गई है, तो वो इस तरीके से बताते हैं, ठीक है? और मैम हाँ जी। वो मार्केट डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर निर्भर करता है ना, मतलब हाँ, मार्केट मेन किस वो डिमांड एंड प्राइस सप्लाई ही ऊपर गई होता है। नीचे गई। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल डिमांड एंड सप्लाई होता है। शेयर्स का डिमांड एंड सप्लाई ना मैम, प्रोडक्ट का नहीं ना। शेयर्स का डिमांड एंड सप्लाई, प्रोडक्ट नहीं, यस प्रोडक्ट नहीं। यहाँ प्रोडक्ट नहीं होता कंपनी का, यहाँ शेयर्स होते हैं कंपनी के, उनका डिमांड एंड सप्लाई कि यस रिलायंस के यस शेयर्स के कितने लोग खरीदना चाहते हैं, कितना लोग बेचना चाहते हैं, उस बेसिस पे, ठीक है? यस। हाँ जी। तो डिमांड एंड सप्लाई वाला कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा। जब खरीदने वाले कम हो, बेचने वाले ज़्यादा हो, तो सप्लाई की ज़्यादा होने की वजह से प्राइसेस कम हो जाते हैं और बेचने वाले कम हो, खरीदने वाले ज़्यादा हो तो प्राइस सॉरी रुको, सप्लाई ज़्यादा हो, डिमांड कम हो, प्राइस कम हो जाते हैं, डिमांड ज़्यादा हो, सप्लाई कम हो, तो प्राइसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है? फिर हम लोग ने कॉन्ट्रैक्ट नोट के बारे में पढ़ा। ये एक लीगल ट्रांजैक्शन रिसिप्ट होती है, जिसमें ये लिखा होता है कि आपने कौन सी कंपनी का शेयर खरीदा है, कितने प्राइस में खरीदा है या फिर बेचा है, बाय सेल किया है, ठीक है? और इसके अलावा इसमें जितनी भी ट्रांज़ैक्शन डिटेल है आपकी उसमें लिखी होती है और 24 घंटे के अंदर-अंदर आपको ये इश्यू हो जाता है। और हमने शॉर्ट सेलिंग के बारे में पढ़ा कि हम लोग उस चीज़ को भी बेच बेच सकते हैं जो हमारे पास अभी है नहीं। लेकिन इसमें क्या है कि आपको उसी दिन के अंदर अपनी पोज़ीशन जो है उसको स्क्वायर अप करना होता है। हमने सेटलमेंट डेट के बारे में पढ़ा। अगर हम डिलीवरी बेसिस पे, मैंने इंट्राडे के बारे में बताया ना आपको, एक होता है डिलीवरी बेसिस पे। डिलीवरी बेसिस क्या होता है? उसको होल्ड करने के लिए मैंने जो ऑर्डर दिया है वो, ठीक है? तो ये हमने पढ़ा, उसको होल्ड करने के लिए ऑर्डर दिया है, फिर T+1 वाला कॉन्सेप्ट आता है कि हमें वो ट्रेडिंग डे प्लस 1 डे वो शेयर्स जो है हमारी पोर्टफोलियो में शो हो जाएगा, यानी कि हमारे डीमैट अकाउंट में शो होने लगेगा। फिर हमने आफ्टर मार्केट ऑर्डर्स AMO आफ्टर मार्केट ऑर्डर्स के बारे में पढ़ा कि जो कि 4 से लेके 4 PM टू नेक्स्ट मॉर्निंग के 9 AM तक होता है। उसमें भी लोग ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं, लेकिन एग्जीक्यूट वो नेक्स्ट मॉर्निंग होते हैं। मार्केट सेशन के बारे में पढ़ा, 9 से 9:15 प्री मार्केट ओपनिंग सेशन होता है और 9:15 से जो है 3:30 तक सभी इन्वेस्टर्स के लिए मार्केट ओपन रहती है। फिर 3:30 से लेके 4 बजे तक ये ब्रोकर्स का टाइम होता है, इसमें ब्रोकर्स जो है वो काम करते हैं, ठीक है? और क्या डिस्कस किया आपने, बताओ आप? मैम जो ये कंपनी लिस्ट होती है इन्हें लिस्ट भी किया जा सकता है। हाँ जी, किया जा सकता है। 2 तरीके से कंपनी को अनलिस्ट किया जा सकता है, एक वॉलंटरीली और एक जो है आपको कोर्ट ने ऑर्डर दिया हो तब। अगर आपको कोर्ट ने ऑर्डर दिया है तो आप अगले 10 सालों तक वापस अपनी आईपीओ नहीं ला सकते हैं, और आपने वॉलंटरीली किया है तो आप अगले 5 साल के बाद 5 साल तक आईपीओ नहीं ला सकते। कभी-कभी लोग इसको अनलिस्ट इसलिए करते हैं, कंपनीज इसको अनलिस्ट इसलिए करती है क्योंकि वो चाहती होती है कि अपना जो ये शेयर होल्डिंग है, शेयर होल्डिंग, या जब हम किसी को शेयर होल्डिंग दे रहे हैं उसको हम वोटिंग राइट भी तो दे रहे हैं ना, कि कोई भी कंपनी का मैटर है उसमें वो लोग इन्वॉल्व हो जाएंगे, तो जितने ज्यादा शेयर होल्डर्स होंगे, जितना ज्यादा यस मैम। जो इक्विटी राइट है वो चले जाएंगे ना। तो इस वजह से उसको कम करने के लिए ये लोग कंपनी कुछ कुछ कंपनीज क्या करती हैं, अपने शेयर्स को अनलिस्ट कर देती हैं, तो वो वाली प्रोसेस भी है। गुड क्वेश्चन। क्लियर हुआ ये आपको? यस मैम। हाँ जी। और किसी को कुछ पूछना है? हम क्या और क्या क्या रह गया हमारा, ये बताओ पहले। मैम गैप अप गैप डाउन। हाँ, हमने गैप डाउन के बारे में पढ़ा। गैप अप क्या होता है? जब प्रीवियस डे का जो क्लोजिंग था, अच्छे से समझ में आ रहा है। सॉरी क्या क्या बोल रहे हो आप? मैम आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो, हमें अच्छे से समझ में आता है। अच्छा, क्या नाम है आपका? मैम रितेश। आप ग्रुप पे हो? यस मैम।
थैंक यू रितेश अप्रिशिएट करने के लिए। वैसे तो बच्चे बहुत कम हैं तो उस वजह से मैं ज़्यादा डिमोटिवेट हो गई, तो थैंक यू। तो ये जो है प्रीवियस डे का जो क्लोज है, नेक्स्ट डे जब ओपन होगा तो उसमें जो अगर मान लो प्रीवियस डे 100 पे क्लोज हुआ है और अगले दिन ओपन होता है 105 पे, तो ये जो 5 रुपए का ऊपर ओपन हुआ है इसको हम गैप अप बोलेंगे। अगर ये 100 का 95 पे ओपन होता है तो हम इसको गैप डाउन बोलेंगे। ठीक है, और हमने क्या डिस्कस किया? शॉर्ट सेलिंग। हाँ, शॉर्ट सेलिंग का बता दिया मैंने। शॉर्ट सेलिंग का हमने डिस्कस किया कि जो चीज़ हमारे पास नहीं है वो भी हमने सेल कर दिया। हमने दिन में सेल कर दिया और बाद में उसको बाय कर लिया, यानी कि 100 पे बेच के हमने उसको 105 पे, सॉरी 100 पे बेच के मैंने उसको 95 पे वापस खरीद लिया, 5 रुपए का प्रॉफिट अर्न कर लिया। ठीक है, और कुछ और किया था हमने कुछ? और किसी को कुछ पूछना हो, कोई भी डाउट हो, इससे अलग कुछ पूछना हो पूछ सकते हो, फाइनेंस से रिलेटेड आप पूछ सकते हो, डिस्कस कर सकते हैं हम लोग। और मुझे नहीं भी आता होगा तो भी हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। मैम हाँ जी। जब भी रोज शेयर्स के अप्स एंड डाउन्स होते हैं, हाँ जी, वो किस ऐप या वेबसाइट पर देख सकते हैं हम? अभी फ्रेशर आप लोग मनी कंट्रोल पे देख सकते हैं। मैंने जो मनी फ्रेशर के लिए कंट्रोल, हाँ मनी कंट्रोल इज बेस्ट। आप इसमें यहाँ पे, वेबसाइट। हाँ यहाँ पे आप एक सेकेंड, यहाँ पे सर्च कीजिए किसी भी कंपनी का नाम, फिर यहाँ पे उसकी डिटेल्स आ जाएंगी। जैसे यहाँ कंपनी का नाम लिख रहा है, एनएससी पे कितना प्राइस है वो दिखा रहा है, फिर आज कितना डाउन गया है प्राइसेस में, 38 रुपये डाउन गया है ये। ठीक है, 15 तारीख मार्च का बता रखा है। और कितने परसेंटेज में डाउन किया है, बीएससी पे कितना चल रहा है। फ्यूचर ऑप्शंस का कॉन्सेप्ट जो है हम वो बाद में पढ़ेंगे। फिर डे का हाई कितना है, लो कितना है, ये बता देता है यहाँ पे। फिर कंपनी की बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ पे मिल जाती है। अगर तुम्हें कंपनी के बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो फ्री ऑफ कॉस्ट चाहिए, सारा जो प्रोवाइड कराते हैं ये। फिर इसमें स्ट्रेंथ बताते हैं कि कंपनी की वीकनेस, कुछ कुछ डिटेल्स भी मिल जाती हैं। फिर चार्ट्स, जब हम चार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे तो मैं उसके लिए भी साइट्स बता दूंगी कौन कौन सी हैं फ्री ऑफ कॉस्ट वाली। ठीक है, और इसमें, हाँ जी, मैम अलग अलग प्रोडक्ट्स के बारे में कैसे जान सकते हैं? मतलब क्या प्रोडक्ट की प्राइस है? शेयर्स का प्राइस बोलना चाह रहे हो आप? हाँ, मतलब शेयर्स के, मतलब कोई भी प्रोडक्ट का भी प्राइस होता है ना, मतलब इसका प्राइस इतना ये गया, लॉस में गया या? हाँ तो वही ना, जैसे रिलायंस के शेयर का प्राइस 2237 रुपये है और ये आज 38 ओके रुपये लॉस में गया। इसका मतलब ये हुआ, अगर ये ओके। प्रॉफिट में जाएगा तो 10 रुपये प्रॉफिट में गया। जैसे किसी और का सर्च कर लेते हैं, कोई कंपनी बताओ चलो आप अपने आप। ये अडानी एंटरप्राइजेस का देखता है, चलो इस पे अडानी इंटरप्राइजेस। हाँ आज ये कितना अब, मैम टाटा स्टील। हाँ इसका भी देखते हैं। टाटा कौन सा? टाटा विप्रो। स्टील। ओके ओके, तीनों का देखते हैं। टाटा मैम स्टील टाटा देख, स्टील। ओके ओके, टाटा स्टील का देखते हैं। टाटा स्टील का आज, जैसे इसका जो करंट मतलब आज जो क्लोज हुआ है 108 रुपये 65 पैसे पे हुआ है और ये आज 2 रुपये 25 पैसे ऊपर गया है। इसका जो हाई है 109 रुपये, यानी कि जो सबसे ऊपर गया था वो 109 रुपये गया था, सबसे लो गया था 107 रुपये। समझ में आया आपको? प्रोडक्ट के प्राइस का पता लगा विकास? प्राइस कैसे पता लगता है? यस हाँ जी, तो अलग अलग कंपनीज आप इस पे सर्च कर सकते हैं। अब हम यस। जब जैसे अपने आसपास ही देखो ना कि क्या क्या चीज़ हम यूज़ कर रहे हैं। ब्रिटानिया का बिस्किट खा रहे हैं, कैच का मसाला यूज़ कर रहे हैं, कौन सा अचार ले यस। रहे हैं, सोयाबीन ले रहे हैं, किस चीज़ का ले रहे हैं। ठीक है, ये सब चीज़ों का इनके कंपनी, जब हम इन चीज़ों को खरीद रहे हैं, हम उस कंपनी के प्रोडक्ट पे विश्वास रख रहे हैं, तो हम कंपनी पे भी रख सकते हैं। जिसका हम शूज़ खरीद रहे हैं, क्लोथ खरीद रहे हैं, तो उसके बारे में हम लोग रिसर्च कर सकते हैं। तो हम लोग जो रिसर्च है ना 2 तरीके से करते हैं। मैंने पहले भी बताया था स्टार्टिंग में, शायद नहीं बताया, पता नहीं। तो हम लोग जब इन्वेस्टमेंट के लिए जो हम लोग रिसर्च करते हैं ना, वो 2 तरीके से करते हैं, फंडामेंटली और टेक्निकली। फंडामेंटली हम लोग क्या करते हैं, आप जो दोनों हो, मतलब आप सब जो कॉमर्स बैकग्राउंड से हो या फिर किसी और बैकग्राउंड से हो? यस मैम, कॉमर्स बीएमएस। हाँ हाँ, फिर तो आ जाएगा समझ में शायद, कि बैलेंस शीट को हम लोग देखते हैं, उसके अलावा उनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या कह रही हैं उसके बारे में हम देखते हैं, यस एनुअल रिपोर्ट्स मैम मैं पढ़ते हैं। 10th क्लास में हूँ। कौन सी क्लास में हो? मैम 10th।
अच्छा, कोई नहीं। कुछ तो समझ में आएगा, ऐसे हो जाएगा। तुम्हें कोई भी डाउट हो मुझसे पूछ लिया करो। बैलेंस शीट और फाइनेंशियल स्टेटमेंट ये सब पता है आपको? नहीं मैम, मैम ट्रेडिंग करता हूँ मैम। अच्छा, करते हो आप ट्रेडिंग? ठीक है कुछ। अच्छा। यस यस मैम। मैम। ओके। तो ये सब जो है हम लोग फंडामेंटल एनालिसिस में पढ़ते हैं। टेक्निकल एनालिसिस में हम लोग क्या देखते हैं, हम लोग चार्ट्स के बारे में देखते हैं और पैटर्न्स को देखते हैं। वो क्या मानते हैं टेक्निकल एनालिस्ट कि अगर कोई भी मार्केट सेंटीमेंट है, कोई भी मार्केट न्यूज है, कोई भी फंडामेंटल फैक्टर है, वो प्राइस में रिफ्लेक्ट करेगा। ठीक है, तो हम लोग चार्ट्स में देखेंगे। अगर कोई अच्छी न्यूज है तो बायर्स रिस्पॉन्ड करेंगे, प्राइस ऊपर जाएगा। कोई बुरी न्यूज है तो बायर्स जो सेलर्स है वो रिस्पॉन्ड करेंगे और प्राइस नीचे आएगा। तो ये सब जो है हम लोग आगे जाके पढ़ेंगे। ठीक है, ये सब का भी डिस्कस करेंगे। अभी आपको कुछ डाउट है तो मुझे बताइए, तो क्लास यहीं पे एंड करते हैं। बताओ, किसी को कोई डाउट हो तो। थैंक यू मैम। वेलकम। मैम वो हाँ जी। बुल और बेयर का कंसेप्ट समझाओ ना थोड़ा शॉर्ट में। हाँ, मैं बता देती हूँ। वैसे देखो, मैंने ये कवर भी करना है, बुल रन बियर रन। ठीक है, मैं बता देती हूँ फिर भी। देखो, बुल और बियर का पूछ रहे हो ना आप बुल का ऐसे मान के चलो कि जो बुल होता है, बैल जो होता है, वो अपने शिकारी को कैसे मारता है, वो नीचे से उसको ऊपर ले जाता है। ठीक है, इसी तरीके से बुल जो है एक तरीके से पॉजिटिव साइन है कि जो प्राइस का, शेयर का जो प्राइस है वो ऊपर जाएगा। ठीक है, तो हम उसको बुल बोलते हैं, बुलिश है वो। ठीक है, और जो बियर है वो अपने शिकारी को कैसे मारते हैं, वो ऐसे मारते हैं, नीचे हमला करते हैं। ठीक है, तो उसका साइन हो गया नेगेटिव। डाउन जाने का हम ऐसा प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि प्राइस जो है किसी भी शेयर का डाउन जाएगा, तो हम उसको बियरिश बोलते हैं। इंडिया में बियरिश के लिए रेड कलर होता है और बुलिश के लिए ग्रीन कलर होता है। ठीक है, इसके अलावा बुल बियर रन होता है कि जब बहुत टाइम से प्राइस जो है नीचे जाए जा रहा है। और बुल रन होता है जब प्राइस ऊपर कंटिन्यू काफी दिनों तक जा रहे हैं। ठीक है, ये समझ में आया बुल और बुलिश और बियरिश का कॉन्सेप्ट? यस मैम यस। या फिर रिपीट करूं मैं? फंडामेंटली समझा। हाँ जी। ओके। नो मैम, ओके, और किसी को कोई अभी डाउट है? टेक्निकल समझा समझ में। टेक्निकल समझना है आपको? यस। ओके, आप लोग करते हो आप विकास ट्रेडिंग वगैरह? नहीं मैम, अभी आपकी आवाज नहीं आ रही है। तो नहीं स्टार्ट किया। यस मैम। हाँ जी, अब ठीक है। अभी नहीं स्टार्ट किया, आप ऐसे बोल रहे हैं ना, कोई नहीं, अभी हम ये बेसिक्स कवर यस कर मैम, लेते हैं। अभी लर्न कर रहा हूँ। हाँ, बिल्कुल। सीखने के बाद जब हम लोग इन्वेस्ट करते हैं तो लॉस होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। लेकिन बिना सीखे हम लोग यस मैम। करते हैं तो फिर वो लॉस होना है, और वो सट्टा ही बोलते हैं उसको फिर हम। तभी वो बोलते हैं ना सट्टे वो इसलिए यस। बोलते हैं क्योंकि उसमें हम लोग बिना पढ़े जा रहे हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। यस मैम। ठीक है, ओके मैम। और थैंक यू फॉर अटेंडिंग टुडेज लेक्चर। गुड नाइट एवरीवन। थैंक यू मैम। वेलकम। मैम आपको भी थैंक यू मैम। वेलकम। थैंक यू मैम। मैम बहुत अच्छा पढ़ाया आपने। थैंक यू। मैम मेरा नाम तेशु है। हाँ, पहचान गई मैं तिशु आपको। सृष्टि वेलकम। सचिन वेलकम। अच्छा, सचिन ने वो थैंक यू नहीं कह रहा है। सचिन है क्लास में? थैंक यू मैम। वेलकम।